उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे श्री बलराम अग्रवाल जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन कार्य किया है। कथाकार बलराम अग्रवाल जी के कथा संग्रह, लघु कथा संग्रह एवं उनके अनुवाद व पुनर्लेखन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साहित्यकार बलराम अग्रवाल जी की कहानी सहारा, मेरी जुबानी। मैं स्मिता श्रीवास्तव। गणेश इस बार काफी दिनों के बाद दिल्ली आया था। उसने भैया के मकान पर पहुंचकर कॉल बटन पुश किया। पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। भीतर से किसी तरह की कोई हलचल उसे सुनाई नहीं दी। कुछ समय तक वह यूं ही इंतजार करता खड़ा रहा। भैया तो हो सकता है कि बाहर से अभी लौटे ही न हो। वह सोचता रहा। भाभी और नीलू हो सकता है किसी जरूरी सीरियल में मग्न हो और घंटी की आवाज उन्होंने सुनी ही न हो। उसने चौथी बार फिर बटन दबाया, कोई नहीं आया। आखिरकार उसने दरवाजे को पीट डाला। इस पीटने का तुरंत असर हुआ। भीतर से नीलू की आवाज आई, कौन? पहले दरवाजा खोल, तब बताता हूँ नीलू की बच्ची कि कौन है, गणेश बोला। चाचा जी, एकदम कोयल की तरह कूक कर नीलू ने दरवाजा खोल दिया। भैया भाभी कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? गणेश ने भीतर कदम रखते हुए पूछा। नहीं तो, नीलू बोली। तो तुम लोग घर में बैठकर अशर्फियां तौल रहे थे क्या? मैं घंटे भर से घंटी बजा रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, गणेश बोला। उसकी आवाज सुनकर तभी भाभी भी भीतर वाले कमरे से निकल आई। बोली, अरे गणेश भैया, भाई कैसे रास्ता भूल गए आज? वह सब तो बाद में, पहले मेरी बात का जवाब दो। भीतर आकर भी गैलरी में ही रुक गया गणेश बोला। नीलू अब तक दरवाजा बंद कर चुकी थी। किस बात का? भाभी ने पूछा। चाचा जी पूछ रहे हैं कि हमने घंटी की आवाज क्यों नहीं सुनी, नीतू ने भाभी को बताया। वह तो महीनों से खराब पड़ी है, भाभी हंसकर बोली। बुद्धू कहीं के, खराब घंटियां भी किसी के आने की खबर देती हैं क्या? यह कहती हुई वे उसे सीधे ड्राइंग रूम में खींच लाई। फिर बोली, कहीं हम डांटने डपटने न लगे, इसलिए पहले ही नाराजगी जता बैठे, क्यों? ड्राइंग रूम में आकर गणेश सोफे पर बैठ गया। आप क्यों डांटे डपटेंगी? बैठने के बाद उसने भाभी से पूछा। इसलिए कि इतने दिनों तक कहाँ रहे आप, मिलने क्यों नहीं आए? दिल्ली आना अब काफी कम हो गया है भाभी, गणेश बोला। जरूरत का सामान पहले खुद आकर ले जाते थे। लालच रहता था कि कुछ सस्ता ले जाएंगे तो प्रॉफिट ठीक मिल जाएगा, लेकिन अब झंझट काफी बढ़ गया है। माल ढोने वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, सेल्स टैक्स वाले, पता नहीं कितने गिद्धों से बोटियां नुचवानी पड़ती हैं। कुछ एजेंट्स भी हैं जो ओरिजिनल बिल पर 3 से 5% तक का कमीशन लेकर सीधे दुकान पर माल पहुंचा देते हैं। न आने जाने का झंझट, न फालतू झगड़ों का। सो सामान उन्हीं के जरिए मंगाने लगा हूँ। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप लोगों को हम याद नहीं करते। सो तो विश्वास है कि तुम हमें भूलोगे नहीं। फिर नीलू से कहा, पानी नहीं दोगी चाचा जी को? उन दिनों की बातचीत में यह जरूरी शिष्टाचार नीलू जैसे भूल ही गई थी। याद दिलाया तो तुरंत दौड़ गई। अंजू कैसी है? उसके जाते ही भाभी ने फिर बात से शुरू की। अच्छी है। कोई खुशखबरी? यह तो आप उसी से पूछना यानी कि खुशखबरी है, भाभी प्रफुल्लित स्वर में बोली। फिर पूछा, कौन सा महीना है? 7वां।
गणेश धीरे से बोला, 7वां? माय गॉड! आश्चर्य से आंखें फाड़कर भाभी भींची आवाज में जैसे चीखी पड़ी। फिर उसके कंधे पर चिकोटी काट कर बोली, ऊपर से तो निरे घुग्गू दिखते हो, बड़े तेज निकले। गणेश सिर्फ शर्मा कर रह गया, बोला कुछ नहीं। भाभी हमेशा ही उससे मजाक करती रहती हैं, लेकिन उसने गणेश हमेशा उन्हें माँ जैसा समझा। पलटकर मजाक का जवाब कभी मजाक से नहीं दिया। नीलू ट्रे में पानी के गिलास रखकर ले आई थी। गणेश ने पानी पिया और मुंह पोंछकर चुप बैठा रहा। चाचा जी के लिए चाय भी तुम ही बनाकर लाओ बेटे, भाभी ने नीलू से कहा। हम जरा बातें करते हैं। नीलू वापस लौट गई। भैया कैसे हैं? गणेश ने पूछा। अच्छे हैं। और काम? वह तो पहले जैसा ही है। इस बार भाभी उदास स्वर में बोली। कोई सुधार नहीं? गणेश ने पूछा। सुधार हो ही नहीं सकता गणेश, उसी उदासी के साथ वे फिर बोली। क्यों? जमाना कितना आगे बढ़ गया है, या तो तुम देख ही रहे हो। उन्होंने बताना शुरू किया कि बिजनेस को अब पुराने तौर तरीकों से नहीं चलाया जा सकता। बाजार अब पढ़े लिखे लोगों से भर गया है। पढ़े लिखे से मेरा मतलब बिजनेस ग्रेजुएट से है। अब पता नहीं कौन कौन से डिप्लोमा और डिग्री लेकर लोग बाजार में उतरते हैं। यह सब समझाने की बहुत कोशिश की हमने, पर ये नहीं समझे। ये बातें बताते हुए भाभी का स्वर लगातार गहरा होता गया। उनकी आंखें भर आईं। उन जैसी शालीन महिला गणेश ने दूसरी नहीं देखी। अंजू अपनी पत्नी भी उन जैसी शिष्ट नहीं लगी। कुछ समय पहले सिगरेट पीनी शुरू की थी। हमने टोका तो बोले जरूरी हो गया है। बिजनेस लेने और पैसे उगाने के लिए पार्टी के साथ सुलगानी पड़ी जाती है। मना करती हूँ तो दो दो लड़कियां हैं, काम कुछ चल नहीं रहा, ऊपर से यह सब। कहते कहते भाभी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। भारतीय महिलाएं घरेलू मामलों में बड़ी दूरदर्शी और व्यवहार कुशल होती हैं। हालांकि कई बार जरूरत से कुछ ज्यादा भी होती हैं, और पुरुष व्यवसाय में अनअपेक्षित आशंका जताने और टांग अड़ाने लग जाती हैं। उनकी यह वृत्ति तब कलेश का रूप धारण कर लेती है जब वे पुरुष को सामान्य व्यवहार से हटाकर अपनी आकांक्षाओं और भविष्य के प्रति अपने डरों के घेरे में घसीटने लगती हैं। गणेश ने एक गहरी दृष्टि भाभी के चेहरे पर डाली कि भविष्य के प्रति भाभी के डर कहीं कुछ और रूप तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नजर आया। भैया इस समय कहाँ होंगे? उसने पूछा। फैक्ट्री में? या फैक्ट्री तो अब कहने भर की रह गई है। साड़ी के पल्लू से बारी बारी दोनों आंखों को पोंछते हुए भाभी ने बताया। कुल मिलाकर तो इन दिनों बेकार ही घूम रहे हैं, गए होंगे कहीं। यह सब सुनकर गणेश का दिल दहल सा गया। भैया का बिजनेस ढीला होने के बारे में तो सभी को सालों से पता है। अभी 8 महीने पहले ही उसकी शादी के समय भी वे बड़ा सादा तरीके से घर गए थे। स्वभाव से ही चंचल और चपल भाभी भी उन दिनों नीरस सी बनी रही थी। पूछने पर अम्मा को, दादी को, सभी को यही पता चला था कि बिजनेस मंदा चल रहा है, रकम बाजार में फंस गई है। शादी के बाद सब तितर बितर हो गए। चिट्ठी पत्री और फोन वगैरह से सूचनाएं मिलती रही, लेकिन यह सब तो उसे आज अभी ही पता चला, और वह अगर समय निकाल कर मिलने को चला नहीं आता तो आज भी कुछ नहीं पता चल। अब से पहले किसी भी तरह का विमर्श भैया से करने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, लेकिन आज मौका कुछ
अलग तरह का था। पता नहीं किस बोझ को अकेले ढो रहे हैं भैया। नैतिकता और चाल चलन में वे पूरे परिवार के सामने एक आदर्श उदाहरण रहे हैं। श्रम भी उन्होंने कम नहीं किया। बहुत छोटी ही सही फैक्ट्री भी उन्होंने अपने अकेले की हिम्मत और मेहनत के बल पर खड़ी की है। वरना तो यूपी के अपने छोटे से शहर के छोटे से गांव से वे खाली हाथ ही दिल्ली आए थे। दिल्ली में उनके बस जाने और जम जाने से परिवार को एक अनदेखा बल मिला। उसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संचार हुआ। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में उनकी पूछ बढ़ी। अपने बच्चों को आसपास के परिचित भैया की मेहनत का उदाहरण देते देखे सुने जाने लगे। क्या विपत्ति, क्या व्यवस्था पैदा हो गई कि इतने लोगों के लिए अनुकरणीय भैया सिगरेट और शराब पीने लगे हैं। आपने यह सब अब तक क्यों छिपाया भाभी? वह बेहद कष्ट के साथ बोला। बड़े भैया घर के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उन्हें कमजोर होते देखती रही और अब हम सब अलग परिवार हैं गणेश, भाभी मंद स्वर में बोली। तुमने गांव से निकलकर शहर में अपना बिजनेस पता नहीं कैसे कैसे जमाया है। तुम्हें कुछ बताती तो उधर का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यही सोचकर गलत, आपने बहुत गलत सोचा भाभी, गणेश दृढ़ता पूर्वक बोला। अलग अलग रह जरूर रहे हैं, लेकिन परिवार हम एक ही हैं। तुम्हारी भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, भाभी बोली। मैं ही क्यों, तुम्हारे भैया भी और भतीजियां भी। लेकिन सोचो कि तुम अब कुंवारे नहीं रहे। अंजू को भी खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसी बातें करने लगी हो भाभी? आपको इतना कमजोर तो कभी नहीं जाना था। बिजनेस के घाटे ने आपके संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। हिम्मत और समझदारी की जो आपका वास्तविक गुण है, उसको डूबने मत दो। रही बाजार भर में फैली रकम की बात, तो आज आपने बताया है। अब देखना कि डूबा हुआ रुपया बाजार से किस तरह लौटता है। अकेले आदमी को बाजार साबुत निकल जाता है भाभी। भैया ने भी आपकी तरह सोचा, वरना वे अकेला महसूस न करते खुद को। रो मत, मैं तन मन और धन से हर तरह से आपके साथ हूँ, और यह बात दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। आप सब अब एक अलग परिवार नहीं हैं। गणेश की इस बात पर भाभी सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। कुछ बोलना चाहा, जैसे कहना चाह रही हूँ कि उनके वैसा कहने का मतलब वह बिल्कुल नहीं था जो गणेश ने समझा, बल्कि यह था कि गणेश जो पहले ही गांव के सारे दायित्वों को बखूबी निभा रहा है, उस पर एक और दायित्व लादना वह नहीं चाहती थी। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। गणेश की दिलासा भरी बातों ने उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। गला ऐसा रूंध गया और दिल इतना भारी हो गया कि उसे एकाएक वह यह तक नहीं बता पाई कि उसके भैया बाहर नहीं गए हैं, बल्कि भीतर वाले कमरे में अकेले बैठकर शराब गटक रहे हैं उदासी के माहौल में। गणेश ने आंसुओं के पीछे उनकी आंखों में झांका। उनमें अपना बिंब उसमें तैरता पाया, एक शिशु जैसा बिंब। आगे बढ़कर उसने उन्हें सीने से लगा लिया और उनके सिर पर अपना चेहरा टिकाकर खुद भी रो पड़ा। इस कहानी का शीर्षक है सहारा। लेखक हैं श्री बलराम अग्रवाल जी और स्वर स्मिता श्रीवास्तव का। धन्यवाद।